हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। वागर्त एकेडमी में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। आज का सेशन हमारा जो पिछले संडे को टेस्ट हुआ था, पीएसआई का टेस्ट हुआ था, पेपर 2 का जीके का, उसका सॉल्यूशन के बारे में डिस्कशन वीडियो है ये। आपको पॉलिटी के टेस्ट को सबसे पहले तो ऐप पे जाके एक्सप्लोर करना है, और मुझे जैसा लगता है आप पॉलिटी के ऐसे क्वेश्चन देखोगे या कोई भी टेस्ट सीरीज में आगे जो टेस्ट चलेगा ऐसे क्वेश्चन देखोगे जो आपको ये लगेगा कि आरएस प्रीलिम्स से मैच होता हुआ, जो आरपीएससी का पैटर्न बदल रहा है उसे आप मैच होता हुआ पाओगे। सबसे पहले तो यही है, मैं आपको जिम्मेदारी से ये कह सकता हूँ कि आपने ऐसा टेस्ट ये देखा होगा कि हाँ कुछ पैटर्न चेंज हुआ है, और पैटर्न चेंज के अकॉर्डिंग ऐसे ही क्वेश्चन की डिमांड होती है। तो आपको किसी बड़े टीचर या छोटे टीचर से भेद ना करते हुए सबसे पहले तो ये देखना है कि क्वेश्चन का लेवल क्या है। हो सकता है कि आप लोगों को किसी के फैन हो आप, तो आपको अच्छा लगता हो किसी को सुनना, और उसमें सुनने में कोई बुराई भी नहीं है, पर कम से कम ये भी ध्यान रखें कि सब इसमें सबसे ऊपर होता है आपका फ्यूचर, आपका सिलेक्शन, और सिलेक्शन से ऊपर नहीं होता। अगर आप इस बेस पे टेस्ट सीरीज दोगे कि नहीं मेरे को तो बैग मिलेगा, मेरे को तो छाता मिलेगा, तो उस बेस पे आपका कम से कम फ्यूचर तो दांव पे लग ही जाएगा। मैं ये तो नहीं कहूँगा हम बेस्ट कर रहे हैं, पर कोशिश यही रहे कि न्यू होने का सबसे बड़ा ये होता है, फ़ायदा ये होता है आप लोगों को कि आप कम प्राइस में सबसे अच्छी बेटर क्वालिटी पाते हो। मेरे मामा जी ना हलवाई है, वो अक्सर कहते हैं कि जब होली दिवाली पे जब मिठाइयों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, ये बड़े बड़े रेस्टोरेंट है बड़े बड़े हलवाइयों को हायर करते हैं। वो भी बड़े हैं तो उनको वो 400-500 लोग 100-200 लोग लेके आते हैं। तो वो अक्सर कहते हैं कि कान्ना और ये बड़े बड़े सोडानी वगैरह है, इनकी मिठाई में ज़्यादा वो कोई विशेष अंतर नहीं होता, बनाने वाले हम भी वही है और पास की शॉप पे छोटी पे भी हम बना रहे हैं। बस इंपॉर्टेंट है लोगो, वो ग्राहक लोगों पे जाता है, उसको पसंद आता है कि भाई उसके पास कान्हा का बैग हो और पॉपुलरिटी का हो, तो वो मिठाई की बात है। वहाँ पे शायद हो सकता है कि इम्पोर्टेंट हो जाए कि आपके पास लोगो इम्पोर्टेंट हो रिश्तेदारों में, यहाँ पे तो फ्यूचर दांव पे लगा है। और जिस हिसाब से भर्तियाँ कैंसिल हो रही है, उस हिसाब से आप ये भी पता चलता है कि पेपर आउट में किन लोगों का योगदान रहता है, कैसे क्या रहता है। और बड़ी बड़ी एकेडमी होती है, वो टॉपर्स को एक्वायर करने में, खरीदने में ज़्यादा यकीन करती है। तो आप उसमें ये ना पढ़ के कम से कम अपनी क्वालिटी अपने फ्यूचर के साथ समझौता ना करें। अब इतने ज्ञान के बाद हम बढ़ते हैं आगे की कड़ी में। आज का हमारा सॉल्यूशन रहेगा जो संडे का जो पेपर सेकंड जीके का टेस्ट हुआ था, इसमें राजस्थान पॉलिटी के क्वेश्चन है वो एसआर सर सोल्व करवाएंगे या दूसरे सरवन सर सोल्व करवाएंगे। मैं इंडियन पॉलिटी का पार्ट है, इसके अगला टेस्ट भी इंडियन पॉलिटी का होगा। वो जो टेस्ट डिस्कशन वीडियो है उसमें जाके आप देखोगे तो आप ये पाओगे कि किस तरीके से टेस्ट को अरेंज किया गया है, किस तरीके से साइंटिफिक तरीके से, जिससे आपको स्टडी के साथ अभी क्या होता है टेस्ट सीरीज आप अभी ज्वाइन करते हो तो अभी आपको लगता है कि टेस्ट सीरीज तो पढ़ने के बाद की चीज होती है। टेस्ट सीरीज पढ़ने के बाद चीज थोड़ी होती है, टेस्ट तो वही हुआ पढ़ा और आपने टेस्ट किया, नाम ही टेस्ट दे रखा है, वो एग्जाम थोड़ी, एग्जाम पढ़ने के बाद होता है। तो शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। पहला सवाल है स्टेटमेंट वाला, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य का क्या आशय है। प्रस्तावना का वीडियो आपने देख ही लिया होगा, नहीं देखा तो आपको प्रस्तावना पता ही होगी। प्रस्तावना में गणराज्य का क्या आशय है, सबसे पहले तो आप लोग खुद बताओ गणराज्य का क्या आशय है। उसके बाद जनता द्वारा निर्वाचित। गणराज्य ये होगा कि दो आपको प्रकृति बताई थी कि भारत दुनिया भर में लोकतंत्र की दो प्रवृत्तियां देखने को मिलती है। लोकतंत्र के दो टाइप होते हैं, एक होती है राजतंत्रात्मक लोकतंत्र, राजतंत्रात्मक, दूसरा होता है गणतंत्रात्मक। ठीक है। अब राजतंत्रात्मक में ऐसा होता है कि वहां पे लोकतंत्र तो होता है, पर जो इलेक्शन होते हैं वो सिर्फ प्रधानमंत्री की पोस्ट के लिए, संसद के लिए होते हैं, जिसमें जो सरकार का प्रमुख होता है वो तो इलेक्टेड होता है। सरकार का प्रमुख गणतंत्र में दो हो गए, इसमें दो पोस्टें हो गई मान ले, एक तो हो गई राजा, एक हो गया पीएम, इसमें हो गया राष्ट्रपति या कोई भी दूसरा उपनाम दिया गया हो, और दूसरा होता है पीएम। तो जनता का प्रमुख तो ये जो सरकार का प्रमुख है वो तो पीएम यहाँ भी होता है और यहाँ पे भी होता है, पर जो राज्य का प्रमुख, ये टर्म्स आप समझोगे, राज्य का प्रमुख क्या होता है, सरकार का प्रमुख, सरकार मतलब मंत्रियों का सांसदों का प्रमुख तो होता है पीएम, इधर भी यही होता है, पर जो राज्य का प्रमुख होता है वो राजा होता है।
ये विशेषाधिकार होता है। हमारा राष्ट्रपति होते हैं, उसके पास कोई खास विशेषाधिकार नहीं होते। जो विशेषाधिकार है वो अलग वाले हैं, वो अलग, उनको कि कार्यकाल के दौरान आपराधिक केस नहीं चलाए जा सकते, ऐसे ऐसे कुछ विशेषाधिकार होते हैं। तो इससे आप क्या समझे? जनता द्वारा निर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष, ठीक है, जनता द्वारा ही होता है। अब है संघीय व्यवस्था, ये अलग कॉन्सेप्ट हो गया। संघीय व्यवस्था और राष्ट्रपति व्यवस्था में ऐसा होता है कि आप ये देखोगे कि जो संघ होता है उसमें राज्यों के पास और सेंटर के पास पावर का है ना डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और दूसरी व्यवस्था होती है जो संघीय और एकात्मक व्यवस्था में, ये तो संघीय, वो संसदीय राष्ट्रपति, और दूसरी होगी एकात्मक, उसमें पावर एकदम सेंटर के पास एब्सोल्यूट पावर रहती है। कुछ जो कम्युनिस्ट राज्य होते हैं उनमें ऐसी पावर्स होती है कि संघ के पास एब्सोल्यूट पावर होती है। तो ये तो इसका कॉन्सेप्ट इससे मैच नहीं होता है। किसी भी विशेष अधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति, बिल्कुल सही है। संवैधानिक सर्वोच्चता, ये भी नहीं है। संवैधानिक सर्वोच्चता कैसे होगी? संवैधानिक सर्वोच्चता, भारत में संवैधानिक सर्वोच्चता प्लस जो सरकार संसदीय संप्रभुता है उसके बीच समन्वय किया गया है। तो ये, और ये कॉन्सेप्ट भी से जुड़ा हुआ है। तो इसका आंसर हो गया ए और सी। प्रस्तावना में बंधुत्व की अवधारणा किस सिद्धांत से ली गई है? प्रस्तावना में एक शब्द है, हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, आगे आगे आगे, राष्ट्र की एकता अखंडता और संपूर्ण राष्ट्र की बंधुत्व बढ़ाने वाले संविधान निर्मित करते हैं। तो बंधुत्व का क्या मतलब होगा? भाईचारा बंधुत्व का क्या मतलब होगा? उसमें राष्ट्रीय एकता और समानता, राष्ट्रीय अखंडता और समानता, राष्ट्रीय एकता और अखंडता। इसमें एक तो स्वतंत्रता नहीं होगी, स्वतंत्रता उसमें अलग टर्म्स दी होगी, समानता भी नहीं होगी, बंधुत्व में समानता भी नहीं होती है और में भी नहीं होगी, राष्ट्रीय एकता और अखंडता, ठीक है। तो दूसरी ये चीज होगी कि बंधुत्व में क्या क्या शामिल हो सकते हैं, राष्ट्र का बंधुत्व किस प्रकार से काम करता है। जब एकता और अखंडता शब्द के साथ जुड़ा गया तो उसका पर्पस तो यही था कि लोगों के बीच राष्ट्र एक रहे, अखंडता के साथ रहे और उसके साथ बंधुत्व की प्रकृति के साथ रहते हुए इस प्रकृति को धारण करे, राष्ट्रीय एकता और अखंडता की प्रकृति को धारण करे। प्रस्तावना में ये कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट क्लियर हो जाता है, आपको देखना चाहिए वीडियो। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत की प्रकृति कैसी है? कैसी है? संप्रभु, पूंजीवादी। ये पूंजीवादी टर्म्स कहीं नहीं लिखी है कि और दूसरे दुनिया में कोई भी देश अपने आप को पूंजीवादी, कुछ देशों को छोड़ के शायद कोई नहीं लिखता। गणतांत्रिक, पंथ, धर्मनिरपेक्ष, 1 3 4, 1 3 4। पूंजीवादी नहीं लिखा, आपको ये तो एलिमिनेशन करता है, इसमें एक एलिमिनेशन कम कर जाएगा कि 2 से हटा दो और एक तो ये एलिमिनेट हो गया। धर्मनिरपेक्ष, गणतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष तो सबको पता ही है कि ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया था, और संप्रभु है वो स्टार्ट से शामिल किया गया था, और गणतांत्रिक है वो भी स्टार्ट से शामिल था। 2-3 शब्द थे वो जोड़े गए थे 42 में। राष्ट्र की अखंडता, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, और धर्मनिरपेक्ष, 3 शब्द जोड़े गए। प्रस्तावना आपको रटी होनी चाहिए। अब डिस्कशन वीडियो में प्रस्तावना को समझाना तो ठीक नहीं है, पर आपको कम से कम प्रस्तावना के बारे में इतनी पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए कि यह रटी होनी चाहिए आपको। भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र और राज्यों में क्रमशः कैसी शासन व्यवस्था लागू की गई थी? जब आप 1919 और 1935 में फर्क पढ़ते हो तो आप ये पाते हो 1919 में क्या हुआ था, आपको उसी में बताया था मैंने, 2 एक्ट का जब एक्ट के बारे में बताया। 1919 में क्या हुआ था कि राज्यों में द्वैध शासन स्टार्ट कर दिया, राज्यों में द्वैध शासन। उसका लॉजिक भी मैंने ये बताया। द्वैध शासन का मतलब ये हो गया कि जो राज्य की पावर्स थी वो कुछ पावर्स तो सेंटर को के पास रह गई, गवर्नर के पास रह गई। अब वैसे देखा जाए एब्सोल्यूट पावर तो गवर्नर के पास रह गई, पर वैसे देखा जाए तो गवर्नर को कंट्रोल कौन करती थी? केंद्र सरकार। केंद्र सरकार मतलब गवर्नर जनरल या ब्रिटेन की सरकार। राज्यों के पास दूसरी पावर थी जो स्थान हस्तांतरित विषय थे, ट्रांसपोर्ट सब्जेक्ट थे, उनके पास थे। जनता के प्रतिनिधि जो लोकल एमएलए वगैरह थे उनके पास ये पावर ट्रांसफर कर दी गई थी, जिसके अंडर जो स्थानीय स्वशासन, अभी के जो पंचायती राज बोलते हो, ऐसे विषय आते थे। 1935 में ये हुआ, जनता ने और आंदोलन किया, स्वाधीनता की मांग तेज हुई, तो केंद्र की शक्तियों को भी
दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया राज्यों, और राज्यों को तो फ्री कर दिया गया कि भाई आप देखो आपका काम जानो। जो सेंटर की पावर थी उनको दो भागों में डिवाइड कर दिया। कुछ पावर्स थी वो जनता के या पर चुने हुए प्रतिनिधियों के पास रहेगी, कुछ रहेगी गवर्नर जनरल के पास। जी जी, गवर्नर जनरल। ठीक है, अब आप उस क्वेश्चन को देखो। केंद्र में द्वैध शासन और प्रांतों में राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन नहीं था, उनको स्वायत्ता। केंद्र में स्वायत्ता और प्रांतों में द्वैध शासन नहीं है, 1919 में किया गया था। केंद्र में द्वैध शासन और प्रांतों में स्वायत्ता, सी ऑप्शन सही होगा। केंद्र में संघीय शासन और प्रांतों में द्वैध शासन, ये 1919 में किया गया था। और संघीय शासन व्यवस्था थी वो अब तक 1935 के एक्ट में शामिल की गई थी। जो शामिल मानते हैं उसको, मतलब जब संविधान पढ़ते हो तब ये मानते हैं कि संघीय शासन व्यवस्था को उठाया गया था, एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई थी। और इसको अगर सही भी मानो तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल। भारतीय शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत संघीय न्यायालय की स्थापना व पहली बैठक कहाँ हुई थी? अब इस क्वेश्चन का तो आपको फैक्ट ही पढ़ना है कि भारत में 1935 का जब एक्ट बना था तो उसमें कुछ बहुत सारी बॉडीज बनी थी। उसमें सबसे मेन बॉडी में आती है संघीय न्यायालय, उसके बाद संघ लोक सेवा आयोग, ऐसी ऐसी कुछ बॉडीज बनी थी। तो उसमें 1937 में दिल्ली में जो थी वो संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी। संघीय न्यायालय दिल्ली, ये याद रखना है आपको कि दिल्ली में बना था। और जब आप सुनते हो किसी से तब फैक्ट्स आपको शायद ठीक तरीके से याद होते हैं तो दिक्कत नहीं आएगी। भारतीय शासन अधिनियम 1935 की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं? विशेषताओं में कुछ राज्यों में द्विसदनीय विशेषताएं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना, राज्यों में द्वैध शासन। आपको एलिमिनेशन पे जाना है, कैसे जाओगे? मैंने 1919 में बताया कि राज्यों में द्वैध शासन तो नहीं था, तो सी को हटाओ, सी इससे हट जाएगा और इससे हट जाएगा। अब बचा इसमें एक और दो, उसमें एक दो चार, तीन सूचियों की व्यवस्था। ठीक है, तीन सूचियों की व्यवस्था की गई थी और एक डी, तीनों सूचियों के संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची, तीन सूचियों की व्यवस्था की गई थी। और ये 1935 के एक्ट की विशेषताएं मानी जाती है कि किस तरीके से 1935 का एक्ट है वो परिवर्तित हुआ। 1935 के एक्ट में ये भी किया गया था कि जो स्वायत्त राज्य है, जो राजाओं के अधीन आते हैं, उनको यह अधिकार दिया गया कि या तो वो उसमें भारत सरकार में संघ में शामिल हो जाए या स्वायत्त प्रकृति के साथ आगे बढ़ सकते हैं। तो उनको ये भी छूट दी गई थी। तीन सूचियों की व्यवस्था की गई थी। अब आते हैं कॉन्सेप्ट में, वापिस ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें आपको ये लगेगा कि बार बार ये क्वेश्चन कंफ्यूज करता है। अगला सवाल, संविधान सभा का गठन किया गया था। पहली बात तो संविधान सभा क्या थी? संविधान सभा थी जब भारत में था अंग्रेजों द्वारा, ब्रिटेन सरकार द्वारा ये क्रिप्स मिशन आया, उसके बाद कैबिनेट मिशन आया, उसके बाद 3 जून की घोषणा हुई। घोषणा के बाद संविधान सभा की स्थापना भारत में हुई, जिसको 3 जून की घोषणा या एटली की घोषणा बोलते हैं। एटली की घोषणा। इसके बाद यह किया गया कि संविधान सभा का गठन किया गया। अब संविधान सभा में ऐसा थोड़ी था कि सब लोगों ने वोट डाला। वोट तो 1951 में तक ठीक ठाक तरीके से कहीं नहीं डाला था। वोटिंग की पावर्स तो शायद भारत में एक वोटिंग की पावर्स के बारे में भारत के संविधान के शुरुआती प्रारूप में एक ये है कि भारत ने एक साथ सबको वोटिंग पावर दी, पर वो आज़ादी के बाद दी गई। आज़ादी से पहले ऐसी कोई वोटिंग पावर नहीं दी गई थी, कोई संविधान सभा में दी गई ना किसी और चीज़ में। तो कुछ लोगों से जो एमएलए चयनित थे उनके द्वारा कुछ एक जो यूएसए में राष्ट्रपति का सिस्टम होता है अभी, कि कुछ लोग इसको इलेक्ट करेंगे एक सदस्य को, उसके बाद वो वोट देगा राष्ट्रपति को। सेम ऐसी ऐसी व्यवस्था की गई थी भारत में जब संविधान सभा बनी थी। कुछ सदस्यों का एक मंडल बनाया गया, उनको वोटिंग डलवाई गई और वो सदस्य संविधान सभा के सदस्य बन गए। कैसे? और उनमें वोट डालने वाले वयस्क मताधिकार तो नहीं थे, सीमित मताधिकार थे कि भाई कुछ लोगों को ही पावर्स दी गई, पूरे भारत को। वयस्क मताधिकार और प्रत्यक्ष चुनाव से बिल्कुल गलत है। वयस्क मताधिकार काम में ही नहीं ले गया। प्रत्यक्ष चुनाव और सीमित मताधिकार से, प्रत्यक्ष चुनाव नहीं था, अप्रत्यक्ष चुनाव था। मैं आपको पहले ही बताया था, एक कुछ लोगों का मंडल बना था, उनमें भी ये सदस्य थे, वो भी ये वयस्क नहीं थे, कुछ चयनित सदस्यों की मदद से। जैसे अपने मान लो कांग्रेस में जो लोअर लेवल पर सदस्य होते हैं, समितियों के चुनाव होते हैं, वैसे जो इन पार्टी इलेक्शन होता है ठीक ठीक वैसा ही स्वरूप देखने को मिला। वयस्क मताधिकार व अप्रत्यक्ष चुनाव से, वयस्क मताधिकार नहीं था, मतलब सबका चुनाव नहीं था। अप्रत्यक्ष चुनाव सीमित मताधिकार, बिल्कुल सही है। अप्रत्यक्ष जो मताधिकार दिया गया था, अप्रत्यक्ष चुनाव था सीमित मताधिकार के तहत।
क्वेश्चन देख लो आप। और कुछ क्वेश्चनों में आपको ये होगा कि इस पेपर की हम पहले पेपर की पीडीएफ डाल रहे हैं टेलीग्राम ग्रुप में, और डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप पे भी मिल जाएगी, ऐप पे सारे पेपर ये फ्री मिल जाएगा। पहला पेपर जब भी आप ज्वाइन करो कम से कम एक टेस्ट तो आपको अटेम्प्ट करना ही चाहिए, डेमो होना चाहिए। संविधान सभा की समितियों के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा में संविधान निर्माण के लिए कुछ समितियां बनी थी। उन समितियों के, हर समितियों के कुछ ना कुछ अध्यक्ष बनाए गए थे। उन अध्यक्षों की सबसे पहले तो प्रकृति जान लो, कैसे बने थे अध्यक्ष। कि भाई संविधान का जो ड्राफ्ट बनेगा, ड्राफ्ट बनाने में सबसे बड़ा योगदान किसी कहते हैं? अब जैसे हम बोलते हैं भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान बनाया था, बी आर अम्बेडकर जी ने, पर उन्होंने प्रॉपर संविधान पूरा तो नहीं बनाया होगा। उन्होंने संविधान की ड्राफ्टिंग की थी। दुनिया भर के संविधानों को, उनकी एक टीम थी, अकेले नहीं थे। उस टीम पे 7-8 सदस्य थे। उन सदस्यों में कुछ बदले गए तो वो 8 सदस्य माने जाते हैं। उन्होंने संविधान का सिर्फ ड्राफ्टिंग की थी। उस ड्राफ्ट कमेटी को हेड थे वो बी आर अम्बेडकर थे। अब राज्यों के लिए जो समिति बनी, अब राज्यों को कंट्रोल करने के लिए इसमें 2 समितियां हैं, प्रांतों के लिए एक अलग समिति है। अब राज्यों के लिए है उसमें कुछ नेहरू की पावर्स को रखा गया, आगे रखा गया, और प्रांतों के लिए समिति है उसमें पटेल की पावर्स को आगे रखा गया। अब एलिमिनेशन करें, और जब राष्ट्रपति बन गए, आप अभी भी देख लो, जो राज्यसभा के होते हैं हेड होते हैं वो संचालन करते हैं। नियम व संचालन समिति अभी भी लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा अध्यक्ष के पास होती है। ठीक उसी समय ये कार्य राष्ट्रपति करते थे, और राष्ट्रपति के पास ये पावर या डिपार्टमेंट डिसीजन की पावर्स होती थी। तो उस टाइम जो राजेंद्र प्रसाद थे वो नियम व संचालन समिति के हेड थे। जो राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो भारत के राष्ट्रपति बने, उनके पास नियम और संचालन समिति थी। ये भी ध्यान रखना है कि बाद में भी इनकी प्रकृति बाद में ज्यादा बदली नहीं गई। जो पोस्टें उनको दी गई वो उनके स्वतंत्रता बाद में उनके पास मंत्रिमंडल लगभग ठीक ठाक वैसे ही रहे। तो आप जब भी संविधान के बारे में मंत्रिमंडल वगैरह पढ़ो तो उसके बाद ये देखो कि समितियों के अध्यक्ष की प्रवृत्ति ठीक ठाक वैसी ही रही। कि भाई भीमराव अम्बेडकर थे, वो संविधान निर्माण किया, उसके बाद वो विधि मंत्री बने। उनको ऐसा नहीं कि होम मंत्रालय दे दिया गया, गृह मंत्रालय दे दिया गया। प्रांतीय संविधान समिति, ठीक है, राज्यों के लिए समिति, प्रारूप समिति, मिला दो मैच कर दो, आपको मैच करो। सी से डी का, सी में डी कौन कौन सा में? एक ये एक ये। अब संचालन समिति, संचालन समिति, और डी में सी, डी में सी, कौन से वाले में? ये एक बन रहा है। अब इसको देख लो, एम में बी, प्रांतीय संविधान पटेल, राज्यों के लिए समिति। कंफ्यूजन वाली समितियां ये 2 होती है कि जो राज्यों के लिए समिति थी, मैंने पहले बताया आपको, उसके हेड बने थे नेहरू। प्रांतों के लिए जो समिति थी, मतलब कुल मिला के बात यह, जो प्रांतों को शामिल करने के लिए जो समिति बनी थी कि कुछ प्रांतों को भारत में शामिल किया जाए, कुछ प्रांत थे उनमें दिक्कतें चल रही थी, और राज्यों की पावर जो लगभग संघीय मामलों की समिति मान सकते हैं, उसके लिए नेहरू हेड बनाए गए। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। प्रांतीय संविधान के लिए आपको याद रखना है पटेल, और राज्यों के लिए समिति के अध्यक्ष थे वो थे नेहरू। ठीक है। संविधान के लिए संवैधानिक सलाहकार, अब कुछ लोगों, संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया था? जब संविधान सभा बनी थी, कुछ लोगों का ऐसा लगता था कि संविधान सभा के लिए मंत्रियों या कुछ सदस्यों के अलावा कुछ इस एक्सपर्ट लोगों की जरूरत पड़नी चाहिए, जो कम से कम भारत सरकार में है। भारत सरकार मतलब उस टाइम की ब्रिटेन सरकार में उन्होंने ठीक ठाक तरीके से काम किया हो, तो उनमें उनको कुछ सलाहकार नियुक्त किया जाए। उनकी कुछ अचीवमेंट्स है, उनके कुछ नॉलेज है। अभी भी जब हम बात करते हैं कि किसी डिपार्टमेंट में किसी व्यक्ति ने काम किया हो, तो उस डिपार्टमेंट के काम को सराहना देते हुए सरकार ये होती है कि उनके कामों को सराहना किया जाए। उनको कुछ आईएएस रिटायरमेंट के बाद ऐसे कुछ डिपार्टमेंट दी जाए। ठीक उसी समय भारत सरकार ठीक वैसा ही सोचती थी जो अभी सोचती है। उस टाइम भी कुछ सदस्य जो इंटेलिजेंट थे उनको संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया, किसी को कुछ नियुक्त किया गया, किसी को परमाणु आयोग के अध्यक्ष बनाया गया। उसमें उस समय सलाहकार के रूप में थे सर बी एन राव। इनका पूरा नाम शायद मुझे ये नाम याद नहीं अभी। भीमराव अंबेडकर तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संचालक समिति के अध्यक्ष थे, भारत के राष्ट्रपति जवाहरलाल पीएम बने, नेहरू जी पीएम बने। अब बी एन राव के बारे में अक्सर ऐसा बोला जाता है कि अगर भारत के उस समय के कुछ टॉप 2-3 लोग इंटेलिजेंट लोगों में नाम आए, तो जैसे भीमराव अंबेडकर का ठीक ठाक नाम जिस तरीके से नाम आता है ठीक ठाक, उनके बाद
ठीक नाम आता है BN राव का, उनके बाद और कभी कभी उनके समकक्ष। ये IAS अधिकारी थे। ब्रिटेन की भारतीय सरकार थी, जो यूके के, हम मतलब परतंत्र भारत में ये सरकार में IAS अधिकारी थे। सरकार के बहुत सारे पोस्टों पे उन्होंने काम किया। उनका अक्सर ऐसा बोला जाता है कि सरकार के जाने के बाद ऐसी बातें होने लगी थी कि BN राव की कद घट जाएगा और BN राव को सरकार सामने लाना नहीं चाहती। नेहरू जी चाहते भी नहीं थे कि ब्रिटेन सरकार के अधिकारियों को सामने लाया जाए या उनसे काम करवाया जाए। पर सरदार पटेल को, जो भारतीय सिविल सेवा है, उनके स्थापत्य पुरुष के रूप में, स्थापत्य व्यक्ति के रूप में इसी तरह माना जाता है कि सरदार पटेल जो है वो किस तरीके से IPS एकेडमी का नाम उनका पड़ा। वो उनके सिविल सेवाओं को सपोर्ट के लिए जाना जाता है कि वो सिविल सेवाओं के लिए युग पुरुष थे। उन्होंने BN राव जी से बात की, उनको बोला कि देखो आप उस सरकार में काम करते थे जो उस टाइम भारतीय सरकार थी, ऑलमोस्ट भारतीय सरकार थी, और आप उसमें कुछ गलत नहीं कर रहे, आप अपने टैलेंट का यूटिलाइज कर रहे थे। अब जब भारत स्वतंत्र हो गया है तो हम बिल्कुल चाहेंगे कि आप हमारी सरकार में, या आप हमारे भारत में, आप अपने भारत में भारतीय नागरिकों के हितों को बढ़ाने के लिए हमारी सरकार के साथ ये सहयोग करें, संविधान निर्माण में सहयोग करें। आप अपने नॉलेज को भारतीय सरकार में संविधान निर्माण में सपोर्ट करें। BN राव को कन्विंस करने में पटेल जी का बहुत बड़ा योगदान था, और पटेल जी ने कन्विंस करके उनको संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया। इसके बाद आता है कि जो सूची है, कुछ ये सूची दी गई है कि सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए, नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 ये हो गई कि कौन सी विशेषता है वो किस देश से ली गई है। दूसरी है सूची 2 का स्रोत क्या है। पहले में तो सूची 1 में तो विशेषता हो गई कि भाई ये पार्ट है कौन से देश से लिया गया है। मैंने पहले भी आपको बता दिया है कि आप जब भी एलिमिनेशन करो उस क्वेश्चन की प्रकृति पे जाओ। आप, ये हो सकता है एक रंग भेद से हटते हुए एक कहावत चलती है, हम उस पर सपोर्ट नहीं कि काले कन धोड़ो बेटा, रंग नहीं लेवा तो लखन तो लेवे हैं। तो रूस से भारत क्या लेगा उस टाइम के यूज से, जब समाजवादी रूस था, तो उस समाजवादी रूस में यह था कि मूल कर्तव्य ज्यादा प्रचलित थे, ना कि मूल अधिकार। मूल कर्तव्य मतलब जनता के कर्तव्य, ठीक है। उस टाइम हिटलर की सरकार थी वाइजर जर्मनी में, तो उस टाइम यह था कि जनता के पास पावर्स तो थी कम, पर हम आपातकाल लगाएंगे उसके बाद आपकी पावर्स और क्या कम हो जाएगी, ये जर्मनी बताता था। तो भारत, उस देश से तो वैसी ही चीजें मिलेगी जो उस देश के पास है। अब खाली तो कुछ उस देश से वैसी चीजें तो नहीं ली जाएगी जो किसी देश के पास नहीं है। फ्रांस जैसे देशों से स्वतंत्रता, समानता, जो बंधुत्व के मूल्य लिए गए, तो उसमें अब बात करते हैं कि लो, विधि का शासन, विधि का शासन, ठीक है। अब मैच करो किस देश से लिया था। जब भारत में 1935 के अधिनियम और ब्रिटेन के शासन की बात किया जाए, अगर किसी भी तरह का विधि के शासन, संसदीय मंत्रिमंडल, केंद्रीय मंत्रिमंडल, ऐसी चीजों में अगर एक ही ऑप्शन आया ब्रिटेन, तो आपको सोचना ही नहीं है, आपकी दिक्कत वहीं खत्म हो जाती है। दिक्कत तो तब होती जब 1935 का एक्ट हो जाता। ए से सी का मैच करने में कोई आपको एतराज नहीं होगा, ठीक है। ए से सी का मैच पहले से ही आपका आंसर हो रहा है। अब आगे बात हो, गणतंत्रात्मक व्यवस्था, डी में फ्रांस से, सदनों की संयुक्त बैठक, सी का संयुक्त बैठक का, और समवर्ती सूची है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई थी। उपराष्ट्रपति का पद है वो अमेरिका से लिया गया था। उपराष्ट्रपति के पद और उपराष्ट्रपति के पद की शक्तियां दोनों USA से ली गई थी। तो आज की क्लास में हम इतना पढ़ेंगे। इसके बाद ये होता है कि लेंथी हो जाएगी, इसके बाद और डिस्कशन करवाएंगे कि एक वीडियो में इसके बाद का और का आगे का डिस्कशन हो सके, और प्रॉपर तरीके से ये हो सके कि पॉलिटी के क्वेश्चन है तो उनमें कॉन्सेप्ट ठीक ठाक तरीके से काम आते हैं। इसके बाद आप अगर कोर्स के साथ भी पॉलिटी पढ़ना चाहें तो कोर्स भी ज्वाइन कर लो ऐप पे, तो उसके बाद आपको दिक्कतें नहीं आएगी, बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और क्वेश्चन सीरीज में ठीक है, हम आपको क्वेश्चन रेगुलर करवा देंगे, कुछ पेपर्स के क्वेश्चन करवा देंगे, PYQ पेपर, और कुछ जो टेस्ट पेपर के क्वेश्चन है वो करवा देंगे। धन्यवाद।